हजारों किलोमीटर दूर रखे क्वांटम कंप्यूटर्स के बीच में क्वांटम डेटा को कैसे ट्रांसफर किया जा रहा है। दोस्तों, इस बहुत सारे क्वांटम डेटा को एक क्वांटम कंप्यूटर से दूसरे क्वांटम कंप्यूटर के बीच कैसे ट्रांसफर किया जाएगा, इस पर नासा ने एक नई डिस्कवरी की है। दोस्तों, यह डिस्कवरी क्या है, इसके क्या फायदे होने वाले हैं, और साथ ही आपको मैं यह भी बताऊंगा क्वांटम कंप्यूटर्स क्या होते हैं और हमारे क्लासिकल कंप्यूटर से यह किस तरह से अलग हैं। और इन सब चीजों के बारे में हम बिल्कुल आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका प्रोग्राम नाउ में। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, क्वांटम कंप्यूटर्स में कैसे हम क्वांटम डेटा को एक क्वांटम कंप्यूटर से दूसरे क्वांटम कंप्यूटर पर ट्रांसफर कर पाएंगे, इस पर हुई डिस्कवरी के बारे में बात करने से पहले आइए हम पहले जान लेते हैं कि क्वांटम कंप्यूटर्स होते क्या हैं। साल था 2019। अक्टूबर में गूगल ने अनाउंस किया कि गूगल ने क्वांटम सुप्रीमेसी हासिल कर ली है। मतलब किसी भी सुपर कंप्यूटर को किसी एक टास्क को करने में बहुत पीछे छोड़ दिया है। अब गूगल द्वारा किए गए दावे की बात करें, गूगल द्वारा डेवलप किए गए क्वांटम कंप्यूटर साइकामोर द्वारा सुपर कंप्यूटर के द्वारा जिस टास्क को करने में 10,000 साल लगने थे, उसे साइकामोर के द्वारा केवल 200 सेकंड में सॉल्व करने का दावा किया गया था। गूगल के इस दावे के बाद आईबीएम और गूगल के बीच में काफी लंबी चौड़ी बहस भी हुई थी। चलिए अब बात करते हैं क्वांटम कंप्यूटर्स के बारे में। क्वांटम कंप्यूटर्स के बारे में समझने से पहले हम थोड़ी सी अपने क्लासिकल कंप्यूटर्स के बारे में बात कर लें। दोस्तों, अब क्लासिकल कंप्यूटर्स में आते हैं लैपटॉप्स, हमारे फोन्स और पीसीज। क्लासिकल कंप्यूटर्स में जो इंफॉर्मेशन स्टोर होती है वो बाइनरी कोड के रूप में स्टोर होती है, और ये बाइनरी कोड होते हैं 0 और 1। मतलब जो भी इंफॉर्मेशन क्लासिकल कंप्यूटर्स में स्टोर होगी वो 0 और 1 के बिट के ही रूप में ही स्टोर होगी। दोस्तों, क्लासिकल कंप्यूटर्स में स्टोर करने के लिए सबसे छोटी इकाई होती है बिट, उसके बाद बाइट, देन किलोबाइट, देन मेगाबाइट, उसके बाद गीगाबाइट, और इस तरह से यह बढ़ते जाते हैं। अगर मैं बात करूं लेटर ए की, तो लेटर ए को इस तरह से लिखा जाता है। दोस्तों, आप देख सकते हैं लेटर ए में 0 और 1 के कॉम्बिनेशन से इसको लिखा गया है। इसी तरह से सभी जानकारियां 0 और 1 के कॉम्बिनेशन में ही स्टोर होती हैं। वहीं बात करें क्वांटम कंप्यूटर्स की, क्वांटम लेवल पर प्रकृति के नियमों को समझाने वाली फिजिक्स की एक शाखा क्वांटम मैकेनिक्स से क्वांटम कंप्यूटर्स का कॉन्सेप्ट आता है। दोस्तों, क्वांटम कंप्यूटर्स में जानकारी को स्टोर करने के लिए हम 0 या 1 के बजाय क्यूबिट्स का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, क्यूबिट्स में डेटा 0 या 1 के फॉर्म में स्टोर न होकर इन दोनों के सुपरपोजिशन में स्टोर होता है। मतलब जैसे बिट में वैल्यू 0 या 1 होती है, उस तरह से क्यूबिट में वैल्यू 0 या 1 नहीं होती है, बल्कि वो 0 और 1 के बीच में कहीं होती है। इसका मतलब सेम टाइम पे 0 भी हो सकती है और उसी टाइम पे वह वैल्यू 1 भी हो सकती है। और क्वांटम लेवल में बिल्कुल यही होता है, मतलब कुछ भी फिक्स नहीं होता, और इस तरह से एक समय पर कई अवस्थाएं एक साथ हो सकती हैं। दोस्तों, क्यूबिट्स में 0 और 1 का यह सुपरपोजिशन तब तक बना रहता है जब तक कोई बाहरी दखल उसमें ना हो। मतलब जब तक कोई बाहर से इस घटना को ऑब्जर्व नहीं करता है, तब तक यह घटना सुपरपोजिशन में रहती है, और किसी भी तरह के बाहरी दखल के बाद यह घटना 0-1 के सुपरपोजिशन में ना होकर या तो 0 हो जाती है या 1 हो जाती है। दोस्तों, सुपर कंप्यूटर्स इन्हीं क्यूबिट्स की सुपरपोजिशन के ऊपर काम करते हैं। दोस्तों, एक 53 क्यूबिट प्रोसेसर वाला क्वांटम कंप्यूटर इतना डेटा प्रोसेस कर सकता है जितना लाखों खरबों बिट्स वाला एक सुपर कंप्यूटर। दोस्तों, क्वांटम कंप्यूटर्स में क्यूबिट्स के सुपरपोजिशन के साथ ही क्वांटम मैकेनिक्स का एक और सिद्धांत ऐड किया जाता है। दोस्तों, वह सिद्धांत है इंटेंगलमेंट, मतलब चीजों का आपस में जुड़ा होना। और इसी इंटेंगलमेंट की मदद से वैज्ञानिक दावा करते हैं कि क्वांटम कंप्यूटर्स के द्वारा बहुत बड़ा डेटा प्रोसेस किया जा सकता है। दोस्तों, इंटेंगलमेंट का मतलब होता है कि क्वांटम कंप्यूटर्स में क्यूबिट्स की सुपरपोजिशन स्टेट आपस में जुड़ी होती है। इसका मतलब है किसी एक क्यूबिट में परिवर्तन होने पर उसके साथ इंटेंगल्ड हुई दूसरी क्यूबिट में अपने आप ही परिवर्तन हो जाता है। दोस्तों, इसे एक हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। सपोज कीजिए आप 2 सिक्कों को एक साथ घुमा रहे हैं, और अब इन 2 सिक्कों को हम 2 क्यूबिट मान लेते हैं। अब किसी एक सिक्के में की जाने वाली कोई भी छेड़छाड़ दूसरे सिक्के के साथ जुड़ी होगी,
इसका मतलब किसी एक सिक्के में अगर हम कोई एक परिवर्तन करते हैं तो सेम परिवर्तन हमारा दूसरे सिक्के में भी हो जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं क्वांटम कंप्यूटर से दिखते कैसे हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि क्वांटम कंप्यूटर्स में हम क्यूबिट्स के सुपरपोजिशन के ऊपर काम करते हैं और यह सुपरपोजिशन किसी भी बाहरी दखल के कारण बिल्कुल खराब हो सकती है। इसीलिए सुपर कंप्यूटर्स को बड़े बड़े बक्सों के अंदर बिल्कुल ढक कर रखा जाता है, जिससे बाहर के तापमान और अन्य चीजों का इस पर कोई भी असर ना पड़े। इसीलिए इन बॉक्सेस के अंदर का तापमान लगभग एब्सोल्यूट जीरो होता है, मतलब -273 डिग्री सेंटीग्रेड। दोस्तों क्वांटम कंप्यूटर्स के अंदर क्यूबिट्स को काम करवाने के लिए हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्सेस का यूज करना होता है। दोस्तों क्वांटम कंप्यूटर्स के अंदर लंबी लंबी तारें होती हैं और इन्हीं तारों के द्वारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्सेस क्वांटम कंप्यूटर तक पहुंचाई जाती हैं। दोस्तों अभी मैंने क्वांटम कंप्यूटर्स की बहुत कम बातें ही आपको बताई हैं। अगर इसकी सभी कार्यविधि पर अगर मैं चर्चा करने बैठूं तो यह वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। अगर आपको क्वांटम कंप्यूटर्स के बारे में बिल्कुल डीपली जानना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपके लिए एक नेक्स्ट वीडियो डेडिकेटेड क्वांटम कंप्यूटर्स पर लेकर आ जाऊंगा। अब बात करते हैं नासा के द्वारा की गई डिस्कवरी की, जिसमें हजारों किलोमीटर दूर रखे क्वांटम कंप्यूटर्स में आपस में संवाद किया जा सकता है। दोस्तों क्वांटम कंप्यूटर्स में आपस में संवाद कराना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है, क्योंकि इन क्वांटम कंप्यूटर्स में कन्वेंशनल तरीके से डेटा को ट्रांसफर किसी वायर या ऑप्टिकल केबल्स के द्वारा ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। दोस्तों कन्वेंशनल कंप्यूटर्स की अगर हम बात करें तो डेटा को हम मॉडेम्स, केबल्स, ऑप्टिकल फाइबर्स के थ्रू भेजते हैं, जिसमें यह डेटा 0 या 1 के फॉर्म में जाता है और रिसीवर एंड पर इस डेटा को रिक्रिएट किया जाता है। बट क्वांटम कंप्यूटर्स के मामले में यह बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि इंफॉर्मेशन क्यूबिट्स के फॉर्म में होती है और क्यूबिट्स होते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रॉन्स और फोटॉन्स, और एक बार लॉस होने के बाद इन पार्टिकल्स को हम दोबारा क्रिएट नहीं कर सकते हैं। और अगर इन फोटॉन्स को हम किसी ऑप्टिकल केबल्स के द्वारा भेज भी दें तो कुछ ही माइल्स के बाद यह डिस्ट्रॉय होने लगेंगे। इसीलिए क्वांटम कंप्यूटर्स को कम्युनिकेट करने के लिए एक डेडिकेटेड स्पेस की जरूरत होती है, जिसे स्पेस नोड कहा जाता है, और यह पूरा कम्युनिकेशन सैटेलाइट के माध्यम से होता है। दोस्तों ये स्पेस नोड्स क्वांटम डेटा को रिले करते हैं एक एंटेंगल्ड पेयर्स ऑफ फोटॉन के रूप में, जिन्हें फिर क्वांटम कंप्यूटर टर्मिनल पर भेजा जाता है, जो कि हजारों किलोमीटर दूर हो सकते हैं। दोस्तों मैंने जैसे पहले बताया था आपको कि ये क्यूबिट्स या फोटॉन्स आपस में इंटेंगल्ड रहते हैं, मतलब कोई भी दो फोटॉन एक दूसरे से बिल्कुल अटैच रहते हैं। मतलब किसी एक फोटॉन पे अगर हम चेंजेस लाएंगे तो वो दूसरे फोटॉन पे तुरंत ही हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि किसी एक फोटॉन को अगर हम पहचान लेते हैं तो उसकी जानकारी के आधार पर हम दूसरे फोटॉन की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों इन फोटॉन्स को रिसीव करने के लिए एक हाईली इफिशिएंट डिटेक्टर की आवश्यकता होती है, जो कि इतना सेंसिटिव होना चाहिए कि इन फोटॉन्स को आराम से डिटेक्ट कर ले। दोस्तों नासा ने इसी तरह का एक डिटेक्टर बनाया है जिसका नाम है पीकॉक। दोस्तों इसी पीकॉक के द्वारा नासा ने लैब कंडीशंस में क्वांटम कंप्यूटर से डेटा को भेजने में सफलता प्राप्त की है। दोस्तों इस डिस्कवरी के साथ ही क्वांटम कंप्यूटर से होने वाले फायदों के बारे में हम और ज्यादा कुछ जान पाएंगे। तो क्वांटम कंप्यूटर्स का यूज मौसम का अनुमान लगाने में और केमिकल कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल सिमुलेशन में बहुत अच्छी तरीके से किया जा सकता है। इससे आने वाले दिनों में हमारे हेल्थ सेक्टर में क्वांटम कंप्यूटर्स के बहुत अच्छे फायदे होने वाले हैं। दोस्तों क्वांटम कंप्यूटर के साथ ही हमारे कन्वेंशनल कंप्यूटर्स भी ऐसे ही चलते रहेंगे और क्वांटम कंप्यूटर्स का यूज क्लाउड कंप्यूटिंग के जरिए कर पाएंगे। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। इसी तरह के अन्य वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें जरूर कमेंट से बताइए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।